हेलो एवरीवन, मैं मीनू सामंत, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक उदारवाद पर से है, जो कि यूजी सेमेस्टर 6 के कोर पेपर 13 से है, जिसके अंतर्गत हम अर्थ, परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। उदारवाद, लिबरलिज्म। उदारवाद मुख्यतः यूरोप में हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति व औद्योगिक क्रांति की उपज है। तो यहाँ उदारवाद के क्या कारण पता चल रहे हैं? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक व औद्योगिक क्रांति। यद्यपि उदारवाद शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, लेकिन एक विचारधारा के रूप में उदारवाद का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजशाही, पोपशाही एवं सामंतशाही जैसे मध्ययुगीन व्यवस्था के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो यहाँ उदारवाद शब्द का प्रयोग कब हो रहा है? 19वीं सदी में प्रारंभ हो रहा है, लेकिन विचारधारा के रूप में कब देख रहे हैं हम लोग? 16वीं शताब्दी में देख रहे हैं। कब हो रहे हैं? जहाँ इंग्लैंड के राजशाही, पोपशाही जैसे मध्ययुगीन व्यवस्था है, उसके खिलाफ क्या हो रही है? एक जबरदस्त प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इसका उदय हुआ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति और निरंकुश राजसत्ता को चुनौती देने के लिए उदारवाद ने जीवन के सभी क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग की है, जैसे बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि क्षेत्र में। तो क्या हो रहा है यहाँ? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किससे चुनौती दिया जा रहा है? कि इनको निरंकुश राजसत्ता को, ताकि क्या हो रहा है? मनुष्य के जो जीवन है उसके सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता की मांग हो सके। उदारवाद के अर्थ एवं परिभाषा। उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता है, अर्थात बाह्य प्रतिबंधों से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विश्वास के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। इसमें बाह्य प्रतिबंध कौन हो जा रहे हैं? जैसे राज्य का हो रहा है, सत्ताधारी शासन का हो रहा है, उन प्रतिबंधों की वो बात करता है। सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत है तथा व्यवहार है। उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। तो इसके अनुसार उदारवाद क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रहा है, न्यायिक सुरक्षा की बात कर रहा है और संवैधानिक राज्य सिद्धांत और उसके व्यवहार की बात करता है। हॉब्स हाउस के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का मूल तत्व है, यानी उदारवाद कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? पूरी तरह स्वतंत्रता से ही जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं उदारवाद की विशेषताएं, जिसमें पहला है मानवीय विवेक में आस्था। तो उदारवाद क्या हो रहा है? वो एकदम मानवीय विवेक में आस्था की बात करता है, जहां वो बुद्धि और विवेक को क्या बोल रहा है? एक मूलभूत तत्व मानता है। जैसे कि 17वीं और 18वीं सदी में क्या हो रहा था? नव जागरण के समय कुछ प्रमुख उदारवादी दार्शनिक थे। वो मानते थे कि शास्त्रों का अंधानुकरण ये करना, उस पर चलने से अच्छा है कि मनुष्य क्या हो रहा है? अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ करे। तो इसमें मुख्य रूप से हम जॉन लॉक और थॉमस पेन को देखते हैं। तो इस तरह उदारवाद ने अपने दृष्टिकोण में क्या बात कर रहा है? स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित करने का बात करता है। दूसरा है आपका इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। तो उदारवाद क्या कर रहा है? जहां मानवीय विवेक में आस्था पर बात कर रहा है, तो वो इस तरह इतिहास तथा परंपराओं का क्या करता है? विरोध करता है। तो वो इस तरह के कोई भी विचार, संस्था या सिद्धांत है, उनको मानने के लिए तैयार नहीं होता है जो बुद्धि संगत ना हो, और चाहे कितना ही पुराना और कितना ही पवित्र क्यों ना समझा जाता हो। तो इस तरह हम देख रहे हैं उदारवाद क्या विश्वास करता है? कि यदि प्रगति के लिए इतिहास तथा परंपराओं के प्रति क्या विद्रोह किया जाना आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। तो इस तरह उदारवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य क्या है? जन्म से ही स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारी सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने विवेक के अनुसार क्या कर सके? आचरण कर सके। चौथा है धर्मनिरपेक्ष राज्य पर बल। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है, जिसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता,
राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। मध्यकालीन यूरोप के विभिन्न देशों में किसी न किसी एक विशेष धर्म को प्रधानता प्राप्त थी। तो ऐसी स्थिति में उदारवादियों ने प्रारंभ से ही धार्मिक सहिष्णुता और स्वतंत्रता की आवाज़ उठाई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य उदारवाद की एक बहुत बड़ी देन है। 5th पॉइंट है लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। उदारवाद द्वारा लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन किया गया है, जिसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार कहा जा सकता है। उदारवाद का जन्म ही स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ और लोक प्रभुत्व उदारवाद का एक मूल तत्व है। इस प्रकार किसी को भी दूसरे पर उसकी सहमति के बिना शासन करने का अधिकार नहीं हो सकता है और वे इस बात पर भी बल देते हैं कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च उपाय यही हो सकता है कि शासन की शक्ति स्वयं जनता के हाथ में हो। 6th पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता है और विश्व शांति तथा विश्व बंधुता के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र धीरे धीरे शांतिपूर्वक प्रगति करना चाहिए और वहीं अन्य राष्ट्रों की वैसी ही प्रगति में सहायता देनी चाहिए। तो इस प्रकार बिल्कुल क्लियर है कि उदारवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास कर रहा है और वो निरंकुशता को स्वीकार नहीं कर रहा है और उसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को क्या हो रहा है, धीरे धीरे शांतिपूर्ण प्रगति करना चाहिए और वैसे ही अन्य राष्ट्रों को भी करना चाहिए। यहाँ पर युद्ध या संघर्ष जैसी स्थिति को वो बल नहीं देता है। तो उदारवाद अन्य अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय नियमों को क्या कर रहा है, स्वीकार करता है। उदारवाद की पृष्ठभूमि या उदय। हम उदारवाद के उदय को कुछ कारणों को जानेंगे जो कि इस प्रकार है, जिसमें पहला है आपका पुनः जागरण, सांस्कृतिक पुनः जागरण। तो ये क्या है, यूनानियों का जो चिंतन है वो उस प्राचीन यूनानियों का जो चिंतन था वो लौकिक चिंतन था, जिसमें वे दर्शन, साहित्य, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर लिए थे। लेकिन मध्य युग के समय एक अलौकिक चिंतन को अपनाया गया था, जिसका एकमात्र केंद्र ईश्वर था। तो जिस कारण क्या हो रहा था, वे अन्य क्षेत्रों में प्रगति नहीं कर पाए थे। लेकिन आधुनिक युग के प्रारंभ में लोगों की दृष्टि पुनः यूनानी चिंतन पर पड़ी और पुनः जागरण के नाम से बौद्धिक आंदोलन चलाया गया। तो यह एक कारण था आपका उदारवाद के उदय के। दूसरा देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी में धर्म सुधार की प्रवृत्ति आरंभ हुई, जिसमें मार्टिन लूथर, जिंगली तथा काल्विन आदि धर्म सुधारक धार्मिक निरंकुशता का विरोध किए, जिसमें लूथर मार्टिन ने कहा कि व्यक्ति और ईश्वर के बीच संबंध स्थापित के लिए मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं मध्यकालीन युग में जो पोपशाही थे, जो पोप थे, वे व्यक्ति और ईश्वर के मध्यस्थता की बात करते थे। तो इस तरह कई धर्म सुधार का अंत किया गया, जिसे हम धर्म सुधार आंदोलन के कई धार्मिक बुराइयों का अंत किया गया, जिसे हम धर्म सुधार के आंदोलन के रूप में जानते हैं और यह एक कारण रहा है उदारवाद के उदय का। नेक्स्ट है वैज्ञानिक व औद्योगिक क्रांति। मध्य युग में व्यक्तियों का आर्थिक जीवन स्वतंत्र नहीं था। जैसे कृषक वर्ग सामंतों के अधीन थे, वहीं व्यापारी वर्ग पर भी कई नियंत्रण थे। तो 18वीं शताब्दियों के अंत में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नई समृद्धिशाली वर्गों का उदय हुआ और उनके द्वारा कई नियमों
और प्रतिबंधों का विरोध किया जाने लगा और वे इतने प्रभावशाली होते गए कि वे यह स्वीकार करने लग गए कि आर्थिक क्षेत्र में राजनीतिक सामाजिक प्रतिबंध बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। तो इस आधार पर भी उदारवाद का क्या होता है, जन्म का एक कारण बनता है। तो हम देख लिए उदारवाद के उदय के कुछ कारण। धन्यवाद।